नमस्कार दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है। इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि इस बार 1105 सीट्स है, 1105 वैकेंसीज, और ये बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि अगर मैं पिछले सालों से इसको कंपेयर करूं तो ये सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज यूपीएससी इस बार लेकर आई है। इसके अलावा दोस्तों 28 मई को हमारी एग्ज़ाम होने वाली है, और आज मैं अगर देखूं तो हमारे पास से फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 ही महीने। मई तो आप छोड़ ही दो क्योंकि मई तो इफेक्टिवली आपको जो भी आपका बचा हुआ रिविजन होगा या फिर बचे हुए टेस्ट सीरीज का एनालिसिस होगा वो सारा आप मई में करोगे, राइट। तो इफेक्टिवली आपके पास 3 महीने, इस 3 महीने में आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। इन 3 महीनों में आपको इकोनॉमिक सर्वे, बजट को पढ़कर रिवाइज करना है, उसका डेटा थोड़ा सा याद रखना है। इस 3 महीनों में आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, उसको एनालाइज करना है। सो इन शॉर्ट आपके ऊपर बहुत सारा लोड है, और ये लोड होना भी चाहिए क्योंकि आप बहुत कम दिन बचे हैं, राइट, हमारी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों इन 3 महीनों को इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जानना यह है कि यूपीएससी 2023 में हम किस तरीके के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और क्वेश्चंस का ब्रेकअप कैसे होगा। इन शॉर्ट पेपर का पैटर्न कैसे होगा, और पेपर 100 क्वेश्चन में से हम कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। दोस्तों इस सेशन में हम यही जानकर लेंगे कि आने वाले दिनों में हमें कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, राइट, और पेपर पैटर्न कैसा होगा। अगेन अ डिस्क्लेमर दोस्तों कि दिस इज़ जस्ट एन एस्टिमेशन, ये सिर्फ मेरा एस्टिमेशन है कि ऐसे ऐसे सवाल, इतने प्रपोर्शन में सवाल पूछे जा सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ यूपीएससी एग्जाम एंड नो वन कैन प्रेडिक्ट इट, राइट, इट इज़ जस्ट एन एस्टिमेशन। Okay, so let's start with the estimation. Before starting with the estimation, let us अंडरस्टैंड द स्कीम ऑफ द एग्जाम कि ये एग्जाम कैसी होती है। तो दोस्तों 28 मई को जब आप जाओगे तब आपके 2 पेपर्स होंगे। पहला 9:30 से 11:30 आपका पहला पेपर होगा विच इज जनरल स्टडीज़। अब इस जनरल स्टडीज़ के पेपर में आपको पूछे जाएंगे 100 सवाल, 100 क्वेश्चंस। एवरी क्वेश्चन विल बी फॉर 2 मार्क्स। सो इफेक्टिवली ये पेपर होता है 200 मार्क के लिए, और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास 120 मिनट यानी 2 घंटे होंगे। हर गलत सवाल के लिए आपको नेगेटिव मार्किंग होगी विच इज़ 1/3, विच इज़ कि सपोज लेट मी टेक द पेन। सपोज एक क्वेश्चन 2 मार्क का है और यहाँ पे आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी विच इज़ 2/3। मतलब एक क्वेश्चन को गलत करने पे आपको 0.67 मार्क्स कट डिडक्ट हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज़ अबाउट योर जीएस पेपर, जहाँ पे एक क्वेश्चन गलत करने पे आपके लगभग 0.67 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। दिस इज़ 1/3 का नेगेटिव मार्किंग। ओके, उसके बाद दोपहर को 2:30 से 4:30 आपका दूसरा पेपर होगा जिसे आप सीसैट या सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हो। अब ये जो पेपर है ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। द सेकेंड पेपर इज वेरी मच क्वालिफाइंग इन नेचर। ओके, वेन एवर आई से इट इज क्वालिफाइंग इन नेचर विच मीन्स कि इस पेपर में आपको एक थ्रेशोल्ड के ऊपर मार्क्स स्कोर करने और आप क्वालिफाई हो जाओगे। पेपर 2 में टोटल आपसे 80 सवाल पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड इज 80। एवरी क्वेश्चन विल बी फॉर 2.5 मार्क्स। सो सीसैट में 80 सवाल पूछे जाएंगे, हर सवाल होगा 2.5 मार्क के लिए विच इज़ इफेक्टिवली 200 मार्क्स, राइट। और पेपर 1 में आपसे 100 सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल 2 मार्क के लिए होगा। यहाँ पे सीसैट में 80 सवाल पूछे जाएंगे, हर सवाल 2.5 मार्क के लिए होगा, और टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। यहाँ पर भी आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, मगर जिसका मतलब क्या कि अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हो तो आपका 1/3 मार्क्स डिडक्ट होंगे, विच मीन्स एक क्वेश्चन है आपका 2.5 मार्क के लिए, अगर आपने उसको गलत किया तो 1/3 आपका गलत हो जाएगा विच इज़ 0.84। ओके, ओके, 0.84 इसका आता है। मतलब आप अगर एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 0.84 मार्क्स आपका सीसैट में डिडक्ट हो जाएंगे, राइट। तो दिस इज अबाउट द नेगेटिव मार्किंग एंड दिस इज अबाउट द 2 पेपर्स दैट यू आर गोइंग टू अपीयर ऑन 28 ऑफ मई 2023। नाउ जैसे मैंने कहा कि सीसैट जो है वो क्वालिफाइंग पेपर है, विच मीन्स आपको 200 में से लगभग 67 मार्क्स स्कोर करने होंगे। 67 आउट ऑफ 200 इट इज़ व्हाट द क्वालिफाइंग नेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम। अगर आप 67 से कम स्कोर करते हो तो आप फिर जीएस पेपर 1 में कितना भी स्कोर करो दैट वुड नॉट मैटर अगर आप सीसैट को क्वालिफाई नहीं करते हो, राइट। सो मिनिमम सीसैट में टारगेट वैसे तो 67 का है, पर आप अपने आप के लिए थोड़ा हाइयर टारगेट सेट करो कि कम से कम आपने 75 मार्क्स को स्कोर करनी है टू बी ऑन अ सेफर साइड। ओके, फाइन। सो दिस इज अबाउट द स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन कि एग्जाम इस तरीके से हो सकता है, राइट। हो सकता है क्या, इस तरीके से आपका एग्जामिनेशन होगा इन विच यू हैव 2 पेपर्स। अब आपका जो कट ऑफ डिसाइड करेगा वो डिसाइड करेगा आपका जीएस पेपर 1 विच इज़ फॉर जनरल स्टडीज़, जिसमें जैसे मैंने कहा कि 100 सवाल होंगे
एंड टोटल मार्क्स वुड बी 200 क्योंकि हर सवाल 2 मार्क के लिए होगा, यहाँ पे हर सवाल 2.5 मार्क के लिए होगा, राइट। Okay, now having said this, having read about or having given you an idea about the entire scheme of examination, now let us talk about the probable distribution of questions. अब यहाँ पे मैंने जानबूझ के एक word डाला है which is probable. Probable का मतलब होता है कि ऐसा हो सकता है, because it is UPSC, no one can predict. But after analyzing the previous year questions, पिछले साल के अगर हम सारे ट्रेंड्स को एनालाइज करें तो ये हम डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। सो रफली यहाँ पे मैंने सारे सब्जेक्ट्स को प्लॉट किया है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जिसमें एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स और आर्ट एंड कल्चर। इन सारे सब्जेक्ट्स को अगर मैं लाइन अप करूँ तो यूजुअली लगभग 15% वेटेज जो है, लगभग आपका 15% जो वेटेज है दैट वुड कम फ्रॉम योर पॉलिटी वाला सेक्शन। मतलब 100 में से लगभग आप 15 क्वेश्चंस आप पॉलिटी से एक्सपेक्ट कर सकते हो। नाउ दिस 15 इज नॉट रिजिड, इट कैन बी 12, इट कैन बी 18, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दैट पर्टिकुलर ईयर। पर अगर मैं एवरेज एस्टिमेट लूँ तो 15% के क्वेश्चंस आपको पॉलिटी से आएंगे। फिर इकोनॉमी से आपको 15% अगले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर इट इज़ नॉट ओनली इकोनॉमी बट इसके साथ साथ बजट और इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चंस को क्लब करके मैं ये कह रहा हूँ कि इकोनॉमी से आपको 15% क्वेश्चंस, पॉलिटी से आपको 15% क्वेश्चंस। उसके बाद अगर मैं ज्योग्राफी देखूँ तो ज्योग्राफी में सिर्फ इट कंसिस्ट ऑफ योर फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड सम पार्ट्स ऑफ योर इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑल्सो। तो सब कंबाइंड लगभग 10% क्वेश्चन, मतलब 10 से 12 सवाल आप ज्योग्राफी से एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट हिस्ट्री, जिसमें एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न है, अगेन आपको डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेंड ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर, अगर हिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस आता है तो मैक्सिमम हिस्ट्री में आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट व्हेन आई कम टू एनवायरनमेंट, अब एनवायरनमेंट में 10% क्वेश्चंस, मतलब वापस एक 8 से 10 सवाल आपको एनवायरनमेंट में देखने को मिलेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन, जहाँ पे आपको मोस्टली ट्रीटीज़, प्लेसेस इन न्यूज़, इस तरीके के सवाल, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, तो लगभग 5 से 7 सवाल आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे। फिर साइंस एंड टेक पे लगभग 8 से 10 सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। एंड रेस्ट इज़ योर करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स को हमने इतना ज़्यादा चंक इसके लिए दिया है क्योंकि बिकॉज करंट अफेयर्स डज प्ले अ सिग्निफिकेंट पार्ट इन द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स, राइट। सो 15, 30, 45, 55, 65, 70, 80, 88 and yeah, it roughly calculates to 100, right? So this is about the probable distribution of marks. Now when I talk about probable distribution of marks, ये सिर्फ एक probability है, ओके, बिकॉज अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे आप देखोगे कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे यूपीएससी बहुत ज़्यादा फोकस करती है, विच मीन्स अगर आप स्टैटिक सब्जेक्ट उठा के देख लो, जैसे कि आपने पॉलिटी उठाया या इकोनॉमी उठाया या ज्योग्राफी या हिस्ट्री आप उठाते हो, तो ये एक ऐसे चंक ऑफ, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें गारंटी है कि आपको इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस या इतने रेंज में आपको क्वेश्चंस मिलने ही मिलने हैं, राइट। सो देयरफॉर यू हैव अ गारंटी ऑफ बीइंग आस्क्ड क्वेश्चंस इन दिस रेंज, ओके। ये आपको गारंटी ही मिलती है कि ये इस रेंज में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही। तो इसका क्या मतलब होता है, फोकस ऑन योर स्टैटिक। जो आपका स्टैटिक सिलेबस है वो आपको पक्का होना ही चाहिए। आपके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आपके बेसिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए। ओनली देन यू विल बी एबल टू कॉन्कर दिस स्टैटिक वाला पार्ट। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आईआर या करंट अफेयर्स की बात करूँ या साइंस एंड टेक की बात करूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो होता है ना कि सरप्राइजेस मिलने का जो फैक्टर है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यू नेवर नो कि यहाँ पे क्या पूछा जाए। करंट अफेयर्स में आपको क्या पूछेगी क्या यूपीएससी आपको क्या पूछेगा, ये आप अनुमान नहीं लगा सकते हो। येस, यू स्टडी करंट अफेयर्स फॉर पास्ट 1.5 ईयर, बट फिर भी आपको उसमें से ही आएगा, दैट इज़ नॉट गारंटीड। बट अगर मैं ये आधे स्फीयर की बात करूँ तो यहाँ पे देयर इज़ अ गारंटी कि आपको, सपोज मैं पॉलिटी ले लूँ, तो पॉलिटी में से कि अगर आपने इंपॉर्टेंट थीम्स को देख लिया कि जी हाँ मुझे प्रियम्बल अच्छे से पढ़ना है क्योंकि प्रियम्बल में क्वेश्चंस पूछे गए, मुझे फंडामेंटल राइट्स अच्छे से पढ़ना है, मुझे पार्लियामेंट अच्छे से पढ़ना है, तो ऐसे आपने थीम्स को एनालाइज किया तो आप देख सकोगे कि रिपीटेडली यूपीएससी ने उस थीम्स के आधार के ऊपर क्वेश्चंस पूछे। इसका एग्जांपल मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में देने ही वाला हूँ। बट व्हाट माय थिंग इज़ कि ये जो हाफ स्फीयर है यहाँ पर
आपको सरप्राइजेस मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है, क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन से यूपीएससी आपको सवाल पूछेगी, और स्टैटिक पोर्शन से पूछने के लिए यूपीएससी के पास विंडो कम है, क्योंकि जो उन्होंने दिया है सिलेबस में उसी में से वो पूछेगी, राइट। पॉलिटी में क्या है, अगर आपने लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ा है तो उसके बाहर स्टैटिक कोई सवाल पूछे, अनलेस एंड अनटिल करंट अफेयर्स में कोई चीज़ हुई हो, वो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। या फिर इकोनॉमी में, अगर आपने अपनी इकोनॉमी की बेसिक्स अपने अच्छे से किया है, अपने बजट और सर्वे को अच्छे से पढ़ा है, अपने ट्रेंड्स को एनालाइज अच्छे से किया, जैसे कि जीडीपी का क्या ट्रेंड रहा है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो का क्या ट्रेंड रहा है, तो ऐसे अगर आपने सारे ट्रेंड्स को एनालाइज किया तो यहाँ पे भी आप बहुत अच्छे से कॉन्कर कर सकते हो। ये आपके स्कोरिंग एरियाज हो सकते हैं। नाउ ज्योग्राफी इज़ वन ऑफ दो एरियाज जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। क्यों? बिकॉज ज्योग्राफी का आई विल से कि मोस्ट ऑफ द पार्ट इज स्टैटिक, और अगर आपको ज्योग्राफी के फिनोमिनन समझ में आ गए, फॉर एग्जांपल आपको ये समझ में आ गया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन की फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या होती है, राइट, आपको वो पूरा आई फॉर्मेशन समझ में आ गया, फिर आपको वो सारी जो टेक्निकलिटीज़ है वो समझ में आ गई, तो इसके अलावा इसके बाहर जाकर यूपीएससी आपको क्या ही पूछेगी। सो अगेन अ स्कोरिंग पार्ट। फॉर एग्जांपल आपको पता चल गया कि जो साउथ वेस्ट मानसून्स है वो क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, राइट, फिर वो आके फिर इंडिया में कहाँ कहाँ कितने प्रोपोर्शन में उसका रेनफॉल होता है, ऑल दैट अगर आपको समझ में आ गया, अगर अपने आपको ओशन करंट्स अच्छे से पता है, सो यू कैन ऑब्वियसली कॉन्कर ऑन दिस थिंग, राइट। वापस हिस्ट्री में एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न, एंशिएंट मिडाइवल आप अच्छे से करके जाओ, मॉडर्न अगर आपने स्पेक्ट्रम को अच्छे से किया है तो ऑब्वियसली अगेन दिस पार्ट्स बिकम स्कोरिंग। मैं इतना क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज ऑन वन थिंग इज कि दोस्तों ये जो हाफ पोर्शन जो मैंने आपको बताया है यहाँ पर, ये आपका स्टैटिक पोर्शन है। इसमें सरप्राइज देने की जो संभावना है यूपीएससी को आपको, दैट इज़ वेरी वेरी लेस, क्योंकि अगर आपने आपके बेसिक बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने आपके फंडामेंटल्स आपने स्ट्रॉन्ग किए हैं, तो यहाँ पर आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो, राइट। अब अगर मैं दूसरे पार्ट को देखूं, इफ आई सी अबाउट दिस पार्ट नाउ, इफ आई टॉक अबाउट दिस रेस्ट वाला पार्ट, ओके, अब ये रेस्ट वाले पार्ट में करंट अफेयर्स आर, आई हैव गिवन अ वेटेज ऑफ 20% बिकॉज लॉट ऑफ करंट अफेयर्स आस्क्ड। अब ये करंट अफेयर्स मे बी लिंक टू अ स्टैटिक पोर्शन, और स्टैंड अलोन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल कोई स्कीम न्यूज़ में रही होगी, या फिर गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव न्यूज़ में रहा होगा, राइट, या फिर यूनेस्को ने कुछ किया होगा, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो यहाँ पे यूपीएससी के पास विंडो बहुत ओपन है कि वो आपसे कहीं से भी कुछ भी सवाल पूछ सकती है। तो यहाँ पे आपको सरप्राइज करने का चांस यूपीएससी के पास बहुत ज़्यादा है। और अब करंट अफेयर्स का कोई डिफाइंड सिलेबस तो है नहीं, जैसे पॉलिटी का एक डिफाइंड सिलेबस है, इकोनॉमी का एक डिफाइंड सिलेबस है, ज्योग्राफी का एक डिफाइंड सिलेबस है। करंट अफेयर्स का कोई डिफाइंड सिलेबस है नहीं, कोई डिफाइंड टाइमलाइन नहीं है कि इस डेट से आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, इस डेट तक, राइट। सो देयरफॉर यहाँ पर आप सरप्राइज हो सकते हो। सो देयरफॉर ये जो पोर्शन है वो सिर्फ 50% आपके हाथ में, 50% आपके लक के हाथ में आप देख सकते हो। उसके बाद अगर मैं 8% देखूँ साइंस एंड टेक, अब साइंस एंड टेक में भी एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आपने साइंस एंड टेक को अच्छे से कवर किया है, सो दिस पोर्शन माइट बी स्कोरिंग फॉर यू। बट अगेन कितना साइंस एंड टेक पढ़े, शैल वी स्टार्ट रीडिंग एनसीईआरटीज ऑफ 10th 11th एंड 12th, या सिर्फ करंट अफेयर्स वाला साइंस एंड टेक का जो पोर्शन है उसी के ऊपर फोकस करें, राइट, या सिर्फ डिफेंस वाले इसमें फोकस करें। सो ऑल दैट थिंग्स अगेन साइंस एंड टेक में भी यूपीएससी के पास एक बहुत बड़ा विंडो कहीं से भी पूछ सकती है, राइट। एक बार हेपेटाइटिस बी के ऊपर पूछा था और ऑप्शंस ऐसे ऐसे दिए थे कि आपने इतना डीप में हेपेटाइटिस बी को कभी पढ़ा ही नहीं होगा, राइट। सो अगेन यहाँ पे सरप्राइज करने का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। Now when I come about IR, international relations. So international relations में आप, now this is a part which I'll say is scoring one, but again सरप्राइजिंग वन। अगर आप 2022 का प्रीलिम्स का पेपर देखोगे और उसमें अगर आप आईआर के क्वेश्चंस देखोगे तो एलिमिनेशन टेक्निक हार्डली किसी क्वेश्चन में काम की, वरना आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए था कि वो एरिया कहाँ पर है और उस एरिया में कौन सा रीजन फॉल करता है, XYZ। सो अगेन यहाँ पर 2022 के प्रीलिम्स के पेपर ने यूपीएससी ने सरप्राइज दिया था, पर फिर भी अगर आपने करंट अफेयर को अच्छे से प्रिपेयर किया है, अगर आपने पिछले 1-1.5 साल में पूरे न्यूज़ को अच्छे से एनालाइज किया है, सो दिस कैन बी दैट वन थिंग जहाँ पर यू कैन स्कोर वेरी वेल। एंड देन 10% ऑफ एनवायरनमेंट। अगेन एनवायरनमेंट वाला जो पार्ट है, व्हाट आई वुड से इज कि यहाँ पे एनवायरनमेंट वाले पार्ट में जो स्टैटिक वाला पोर्शन है, जैसे कि डेफिनेशंस हो गई, या फिर इकोटोन वाला ये हो गया, फूड चेन हो गई, स्पीशीज़ के टाइप्स हो गए, कौन सा थ्रेटन है, कौन सा वल्नरेबल है, ये सारी चीज़ अगर अपने ढंग से की है तो अगेन दिस पार्ट कैन बी स्कोरिंग। बट अगेन कौन सी स्पीशीज़ कब पूछ ले, कौन से हर्ब का नाम पूछ ले, वो जैसे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लो,
एनवायरनमेंट के, तो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस है, कुछ कुछ ऐसे स्पीशीज़ का नाम है जिनको आपने अपने पूरे लाइफ में कभी भी नहीं सुना होगा, ऐसे स्पीशीज़ का नाम उन्होंने प्रीलिम्स में पूछा है। सो अगेन दैट बिकम्स अ सरप्राइजिंग फैक्टर। तो देयरफॉर व्हाट आई नाउ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वाली जो साइड है, इस वाली साइड को हम डायनामिक वाली साइड ऐसे कह सकते हैं। ओके, वी कैन से दैट दिस वाला स्लाइड इज अ डायनामिक वन, राइट, एंड दिस वाला स्लाइड इज स्टैटिक वन। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको यू कैन नॉट स्कोर ईयर, यू कैन डेफिनेटली स्कोर ईयर नो मैटर वॉट, बट यहाँ पे आपका क्या होगा कि ईयर यू विल हैव टू वर्क और पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। यहाँ पर यू हैव बीन पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स सिंस द पास्ट 1 ईयर। अगर आप पिछले 8-9 महीने से पढ़ाई कर रहे हो तो आपने ये वाला पोर्शन अच्छे से कवर किया होगा। अगर आप इस वाले पोर्शन के ऊपर मैक्सिमाइज स्कोर करते हो, फॉर एग्जांपल 100 में से सपोज करो कि 50 क्वेश्चंस आपके स्टैटिक में आए, ओके, सो सपोज करो कि 50 में से आप 45 अच्छे से सॉल्व कर रहे हो, तो 45 टू 90 मार्क्स यू हैव ensured that you are getting in this section only, right? Then if you move to this section, और इस सेक्शन में फिर आगे जाके आपने बचे हुए 50 में से 30 भी सही कर लिए, तो 30 टू 60 एंड देन यू आर लाइक, मैं ये नहीं कह रहा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, पर नेगेटिव मार्किंग होगी एंड देन यू कैन एंश्योर कि आपका स्कोर जो है वो 100 के आसपास या 100 के ऊपर जा रहा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इस वाले पोर्शन के ऊपर अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट हो तो आप पिछले 8-9 महीने से आप इस पोर्शन के ऊपर अच्छे से काम कर चुके होंगे। आने वाले दिनों में आपको इन पोर्शन के ऊपर और अच्छे से काम करना होगा। ये जो चीज़ है वो आपके हाथ में है, इसको अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हो तो आप एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंटली जा सकते हो। हाँ, इस वाली चीज़ के ऊपर भी काम करना है, पर अगेन इसमें आपके हाथ में कुछ डिफाइंड पोर्शन है कि आपको इतना ही करना है। सो देयरफॉर सम थिंग्स रिमेन आउट ऑफ योर हैंड हियर ऑल्सो, ठीक है। सो माई थिंग इज़ कि अगले 2 महीने में ट्राई टू फंडामेंटली मेक दिस पार्ट मोर स्ट्रॉन्गर, और इसको जितना हो सके उतना और अच्छे से करो, सो दैट यू आर ऑन द सेफर साइड, सो दैट यू आर ऑन द सेफर जोन। ऑल्सो प्लीज़ डू एक्सपेक्ट सरप्राइजेस ऑन 28 मई। ऐसा सोच के मत जाना कि मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, मैंने यूपीएससी का एलिमिनेशन टेक्निक सीख लिया तो अब मैं आराम से एग्ज़ाम क्लियर करूँगा। नहीं, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सवाल ऐसा होगा, कोई ना कोई ऑप्शन में रीअरेंजमेंट ऐसी होगी जो आपको एग्ज़ाम हॉल में सरप्राइज करेगी। सो गो इन विद दैट एक्सपेक्टेशन कि हाँ पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, हाँ थोड़े से सरप्राइजेस मिलेंगे, सो दैट यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर फेसिंग दोज सरप्राइजेस, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ आई विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ themes, identifying the important themes. So before coming to that point, let me give you an idea about Textbook Super Coaching. This is a one-stop solution for your UPSC CSE preparation, जहाँ पर हम आपको 30+ कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। अब ये 30+ कोर्सेज को हमने सेग्रीगेट किया इंटू GS कोर्सेज, सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज एंड CSAT कोर्सेज। अब इन कोर्सेज के अलावा हम आपको डेली बेसिस के ऊपर लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और स्टडी नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग की एक खास बात यह है कि आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ पढ़ने का एक मौका मिलता है, जिसमें श्री राम सर हो गए या फिर SS पांडे सर हो गए, इन जैसे 20+ सुपर टीचर्स हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज 20+ सुपर टीचर्स, आपको टेक्स्टबुक के इन हाउस फैकल्टीज़ के साथ डेली लाइव क्लासेस करने का एक मौका मिलता है, जिसमें ये जितनी भी फैकल्टीज़ आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है, ये डेली बेसिस पर आप को पढ़ाती है, आपकी लाइव क्लासेस लेती है, राइट। एंड नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट कॉस्टिंग, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो तो आपको कहीं पर भी 2 लाख से भी ज़्यादा फीस पे करनी होगी, और वही ऑनलाइन कोचिंग में 50,000 से भी ज़्यादा फीस आपको पे करनी होगी। वही टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग 12 मंथ्स का UPSC CSE का सब्सक्रिप्शन आपको भी GS कोर्सेज जिसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस होगा, ऑप्शनल कवर्ड प्लस टेस्ट सीरीज जिसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस की टेस्ट सीरीज कवर होगी, और स्टडी नोट्स, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको सिर्फ 39,999 रुपीज़ है, मतलब 40,000 में प्रोवाइड कर रहा है। पर अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो जो है मेरा नाम AAKASH आकाश, अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा और आपको सिर्फ 30,000 में ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब जो मैं आपको कह रहा था कि इस पोर्शन को आपको कैपिटलाइज करना है, और इस पोर्शन को कैपिटलाइज करने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको इम्पॉर्टेंट थीम्स को देखना पड़ेगा, और वो इम्पॉर्टेंट थीम्स कौन से ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने आर्ट एंड कल्चर का एक क्वेश्चन उठाया है, ये एक क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था, और इसमें से एक क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, राइट। नाउ 5 साल में UPSC ने सेम टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, विच इज़ बुद्धिज़्म जैनिज़्म, राइट। बुद्धिज़्म जैनिज़्म के ऊपर क्वेश्चन है, और बुद्धिज़्म जैनिज़्म आप आर्ट एंड कल्चर में बड़े डिटेल में पढ़ते हो।
अब अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स बेस्ट द कंसेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म, सिंपली पूछा है कि निर्वाणा क्या होता है। परंतु 5 साल के बाद अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो 5 साल के बाद क्वेश्चन का जो डेप्थ है वो कैसे बढ़ गया देखो। विथ रेफरेंस टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया द टर्म स्थानकवासी सेक्ट बिलोंग्स टू। अब इन्होंने यहाँ पे उन्होंने सिर्फ पूछा कि भाई निर्वाणा क्या होता है, कंसेप्ट पूछा है बुद्धिज्म का, पर उन्होंने अब यहाँ पे जाके वो सबसेक्ट्स में घुसे जैनिज्म बुद्धिज्म के कि स्थानकवासी कौन से सबसेक्ट को बिलोंग करता है। सो माई एंटायर पॉइंट हियर इज, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब आपको जब आप ये ऐसे क्वेश्चंस को एनालाइज करते हो प्रीवियस ईयर्स के, तो आपको एक तो पता चल गई कि थीम कौन सी पूछी गई है। थीम हमें पता चल गई कि बुद्धिज्म जैनिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। इसके अलावा जो एक चीज़ हमें समझ में आती है कि जैसे जैसे यूपीएससी आगे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे यूपीएससी अपना डेप्थ ऑफ नॉलेज भी बढ़ा रहा है। अब वो सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज़ें नहीं पूछ रहा आपको, वो आपको डीप में जाके उस रिलीजियस फिलोसॉफी के बारे में पूछना है। सो इससे आपको क्या आइडिया आता है, इससे आपको ये आइडिया आता है कि आपको कितने डेप्थ तक जाकर पढ़ना है। अब आपको सिर्फ बुद्धिज्म जैनिज्म ऊपर ऊपर पढ़ के ख़त्म नहीं करना। यूजुअली आप बुद्धिज्म में क्या महायान हीनयान पढ़ते हो, ख़त्म कर देते हो, पर महायान के अंदर भी बहुत सारे सबसेक्ट्स थे, हीनयान के अंदर भी बहुत सारे सबसेक्ट्स थे, है ना। तो आपको ये सारा चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। सो दिस गिव्स यू एन आइडिया कि आपको कितना डीप में जाना है। ओके, नाउ ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। वापस कमिंग टू माय पाई चार्ट, बिकॉज आई वांट यू टू कैपिटलाइज ऑन दिस वाला पार्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पार्ट पे आप कैपिटलाइज करते हो, बिलीव मी इस पार्ट पे आपको सरप्राइजेस मिलेंगी एग्जाम में। आप अभी जितना चाहो मुझसे इनकार कर सकते हो, पर जब भी आप एग्जाम हॉल में जाओगे आपको मेरी बात वापस याद आएगी कि सर ने एक दिन बताया था कि स्टैटिक को जितना ज़्यादा कैपिटलाइज कर सकते हो उतना करो, क्योंकि ये चीज़ है जो आपके हाथ में है। Subjects such as polity, economy, geography, apart from that history and environment, ये जो सब्जेक्ट्स है ये कोर सब्जेक्ट्स है। इनको जितना अच्छे से कर सको करो, और कैसे कर सकते हो उनको ज़्यादा अच्छे से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की थीम्स देख के कि कौन से थीम के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। और चलो थीम तो आइडेंटिफाई कर ली, पर उस थीम में भी एग्जामिनेशन कितना डीप में गया है, उसमें डेप्थ कितनी इंक्रीज होते जा रही है साल ब साल, ये आपको एक आइडिया देगा कि आपको और कितना ज़्यादा पढ़ना होगा उस चीज़ के ऊपर। ठीक है, ओके। नाउ अगेन वन एग्जाम्पल, अब ये पॉलिटी का एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखो 2015 का एक क्वेश्चन है और 2017 का एक क्वेश्चन है, 2 साल बाद पूछा गया हुआ। यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है एंड सेम थीम इज रिपीटेड, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट, सेम थिंग इज रिपीटेड। ओके, सो विच मीन्स व्हाट, अगर मैंने 2015, अगर मैं सपोज 2017 का एग्जाम दे रहा हूँ, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया, मैंने देखा कि यार पार्लियामेंट्री सिस्टम पे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे, मैंने इस पर्टिकुलर स्टैटिक पोर्शन को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि 2017 में जब मैं एग्जाम देने को आया मुझे ऑलरेडी पता था कि ये टॉपिक मेरा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था, मैं आराम से इसका सही आंसर मार्क करूँगा। देखो दोस्तों, इस एनालिसिस का 2 इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस होते हैं। एक तो आप स्टैटिक क्वेश्चंस जिसके ऊपर आपकी महारत हो चुकी होगी, आप इस पोर्शन को जल्दी सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी प्रीलिम्स। 2 घंटे कैसे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सो यहाँ पे क्या होगा, पहली चीज़ तो आपका टाइम यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने इस पोर्शन को इतना अच्छे से किया है कि आप कम समय में सही जवाब दोगे, और आपकी जो परसेंटेज एक्यूरेसी है वो परसेंटेज एक्यूरेसी भी बढ़ने लगेगी, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके फिर आपने तैयारी की है और आपने उन इंपॉर्टेंट थीम्स के ऊपर और ज़्यादा फोकस किया है जो यूपीएससी ने रिपीट की है। सो ये 2 चीज़ें को आप अगर कॉन्कर कर पाओ तो वही जो यहाँ पे बचा हुआ टाइम है वो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो एग्जाम हॉल में, और एलिमिनेशन लगा सकते हो ऐसे क्वेश्चंस पे जिसको आपने पढ़ा नहीं हो या फिर जिसके बारे में आपको बहुत थोड़ी आइडिया हो, राइट। सो देयरफॉर अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ, स्टैटिक को कैपिटलाइज करना मत भूलिएगा। अभी के टाइम पे मुझे पता है कि आप सभी लोग इस पोर्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा भाग रहे होंगे, बिकॉज डायनामिक करंट अफेयर्स कवर करना है, करंट अफेयर्स कवर करना है, करंट अफेयर्स कवर करना है, नो डाउट आपको करंट अफेयर्स कवर करना है, पर वो कवर करते समय प्लीज़ इस चीज़ को निगलेक्ट मत कीजिएगा। इस चीज़ का रिविजन आप कंटिन्यूसली शुरू रखना ही है आपको, ठीक है। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय एंड दोस्तों, दिस वाज आइडेंटिफाइंग इंपॉर्टेंट थीम्स, व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको बताया था। पहला चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपका टाइम एफिशिएंसी बढ़ेगी और आपका जो परसेंटेज एक्यूरेसी है वो चीज़ भी आपकी बढ़ जाएगी, राइट। सो दीज 2 थिंग्स, परसेंटेज एक्यूरेसी भी आपकी बढ़ जाएगी, ओके। सो दिस वाज माय थिंग।
दिस वाज माय मैसेज टू यू ऑल गाइस कि आपको 2023 में कैसे अप्रोच करना है। स्टैटिक पोर्शन को प्लीज़ मत इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये एक एपिक मिस्टेक है जो अब आप शायद मोस्ट ऑफ यू ऑल वुड नॉट एग्री विथ मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि सर ये क्या बोल रहे हैं, पर मैं कहीं पे भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि डायनामिक को इग्नोर करो, करंट अफेयर्स को इग्नोर करो। मैंने ये नहीं कह रहा हूँ, दो करंट अफेयर्स को जितना समय चाहिए, पर स्टैटिक को इग्नोर मत करो। आप ये गलती करोगे, आप स्टैटिक को इग्नोर करने की गलती करोगे, ये गलती प्लीज़ मत करना। जहाँ तक हो सके स्टैटिक को कम से कम एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आपके सारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स 3 बार आपका रिवाइज होना ही चाहिए। ओके, सो दैट वाज इट फ्रॉम माय एंड दोस्तों। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू सून। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।